नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आज का आपका टॉपिक है सोरघम, यानी कि इसको हिंदी में ज्वार कहते हैं। और सोरघम का प्रयोग मुख्य रूप से भारत में पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। और चारे ही नहीं, इसके अलावा इसके अनाज, इसके दानों को हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसका सामान्य तौर पे इसको उन क्षेत्रों में जहाँ पे गेहूँ धान की खेती नहीं हो पाती है, वहाँ पे इसका उपयोग रोटी बना के खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सोरघम, इसको आज के दौर में देखा जाए तो इसको भोजन में मुख्य स्थान तो नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ बीमारियों में डॉक्टर्स लोग इसकी रोटी खाने के लिए कहते हैं, जो कि ये मोटा अनाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बॉटनिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो सोरघम बाइकलर है और फैमिली ग्रेमिनी, या वर्तमान में इसको पोएसी भी कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n=20 है। जीनस आपका सोरघम है। अब उगाए जाने वाले स्थान की बात करते हैं, यानी कि वो स्थान जहाँ पे इसकी खेती होती है। तो इसकी खेती ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में होती है। अब बात करें विश्व में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो मुख्य स्थान वो हैं जिनमें खेती होती है। अब सबसे पहला स्थान है अफ्रीका, फिर भारत, चीन, यूएसए, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको और इत्यादि। इसके अलावा भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी इसकी कुछ खेती होती है। ख़ास तौर पे आपके जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, यूँ कह लीजिए, और जो मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, उसमें इसकी खेती होती है। खास तौर पर बात करें बुंदेलखंड, और इसके अलावा पूरे भारत में इसको चारे के रूप में, हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कल्टीवेटेड स्पीसीज़ की। तो कल्टीवेटेड स्पीसीज़ में आपकी मुख्य स्पीसीज़ सोरघम बाइकलर उप स्पीसीज़ बाइकलर है। इसमें कि जंगली स्पीसीज़ आपकी सोरघम बाइकलर उप स्पीसीज़ अरुणेशियम है। हार्लन ने अपने अनुसंधान के हिसाब से 1972 में सोरघम बाइकलर उप स्पीसीज़ बाइकलर को 5 आधारभूत एवं 10 संकर प्रजातियों में बांटा गया है। उसके द्वारा बाइकलर, पहली है बाइकलर, दूसरी है गिनी, तीसरी है कार्डेटम, चौथी है काफिर और पांचवी है डुर्रा। अब बात करें इनके ओरिजिन स्थल की, यानी कि उद्गम की, तो यह अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी कि इथोपिया में माना गया है। साउथ एशिया एंड इथोपिया। अरुणेशियम प्रजाति को ज्वार का जनक मानते हैं। इसके अलावा अगर जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें लैंगिक जनन होता है और पॉलिनेशन ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि पौधा पर परागण होता है। इन्फ्लोरेसेंस यानी इसका कॉम्पैक्ट होता है, सघन होता है और विवृत होता है। पुष्पगुच्छ पेनिकल कहते हैं और मुंडक हेड होता है ये, और ये काफ़ी लंबा दिखाई देता है। अब बात करें स्पाइकलेट्स की, अनुशुकियों की, तो ये जोड़े में होती हैं। अब बात करते हैं पुष्पन की, तो पुष्पगुच्छ की सबसे ऊपरी शाखा से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है। पुष्पन की बात करते हैं तो ये 6 से 9 दिन तक लगते हैं पूरी जो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें पूरा आपका 6 से 9 दिन लग जाता है। अब बात करें स्टिग्मा की, यानी कि फीमेल पार्ट की, तो स्टिग्मा आपका 1 से 2 दिन पहले ही रिसेप्टिव हो जाता है और यह 10 से 16 दिनों तक ग्राही बनी रहती है, जिससे कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं स्वपरागण कराने के लिए पुष्पगुच्छों को कागज़ के थैलों में बंद कर देते हैं। संभवतः कागज़ के थैले में बंद कर देने की वजह से इसमें और किसी पौधे से पॉलन ग्रेन आके इसके स्टिग्मा पर न पहुंचता है और न इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो पौधों में हस्त विपुंसन यानी कि हैंड इमस्कुलेशन करते हैं या पुष्पगुच्छ को हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा इसके बाद नर जनक के पुष्पगुच्छों से
कागज के थैले में परागकण एकत्रित करते हैं और इसे विपुंसित पुष्प गुच्छ पर छिड़क देते हैं। अब इसके बाद बात आती है इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव की, यानी कि प्रजनन उद्देश्य की। तो प्रजनन उद्देश्य सबसे पहले तो यहाँ पे उपज होता है, क्योंकि उपज अधिक प्राप्त होगी यही किसान सोचता है हमेशा। तो सबसे पहले उपज अधिक होने के लिए कुछ कारक होते हैं, जैसे पहला कारक है आपका पुष्पगुच्छ का अमाप। अमाप का मतलब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से है, लेंथ ऑफ पेनिकल जिसको कहते हैं। फिर है आपका प्रति पुष्पगुच्छ दानों की संख्या। तो पुष्पगुच्छ में दानों की संख्या जितनी होगी उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। दानों की संख्या कम होगी तो कम उत्पादन होगा, अधिक होगी तो अधिक होगा। प्रति पुष्पगुच्छ प्राथमिक शाखाओं की संख्या, यानी कि प्राइमरी ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही अधिक उत्पादन होता है। पुष्पगुच्छ का भार एवं 100 दानों का भार, यानी कि 100 ग्रेन वेट इसको कहते हैं, और इसको दूसरे शब्दों में टेस्ट वेट भी कहा जाता है। तो टेस्ट वेट इसका जितना ज़्यादा होगा प्रोडक्शन उतना ही अच्छा होगा माना जाएगा। फिर अब बात करें सेकेंड ऑब्जेक्टिव की, तो अर्ली मैच्योरिटी। जी जाहिर सी बात है, कोई भी फसल जल्दी पकती है तो किसान को अधिक लाभ होता है, क्योंकि किसान को उसकी देख रेख कम करनी होती है, उसको सिंचाई कम देनी होती है, उसको खाद पानी कम देना होगा, और जाहिर सी बात है उस किसान का खेत जल्दी से जल्द खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी अगली फसल को समय पे ले सकता है। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो इसमें सूखा रोधिता यानी कि ड्रॉट रेसिस्टेंट की बात की जाती है। यहाँ पे ड्रॉट रेसिस्टेंस से मतलब ये है कि पौधे में सूखा सहन करने की क्षमता हो, क्योंकि आमतौर पे ये मोटे अनाज की फसल है और इसको सूखे क्षेत्रों में ही इसकी खेती होती है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अगर जो सूखा सहन करने की क्षमता नहीं होगी तो वहाँ पे भी इसकी खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ गेहूँ धान की तो खेती हो ही नहीं पाती है। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी की। तो इसमें लाइसिन अंश जो है वो पोषक गुणवत्ता संबंधी प्रमुख लक्षण है। अब बात करते हैं पतन रोधिता यानी कि लॉजिंग रेसिस्टेंस की। इसमें होता क्या है कि पौधे आमतौर पे बीज से या निचले हिस्से से मुड़ जाते हैं, मुड़कर टेढ़े हो जाते हैं, जिससे कि उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और पौधा उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता है। छठे पॉइंट की बात करें तो डिजीज असिस्टेंट। इसमें खास तौर पे जो रोग लगते हैं वो पर्णशीलता यानी कि लीफ ब्लाइट, लीफ स्पॉट, एंथ्रोकोनस और रेड रॉट, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, अर्गट, चारकोल विगलन यानी कि चारकोल रॉट कहते हैं इसको, मिलो डिजीज़, और आपका कवर्ड एंड लूज स्मट जिसको आवृत एवं शल्यकंड कहते हैं। अब बात करें कीट रोधिता की, तो इसमें मुख्य रूप से जो कीट है जो नुकसान पहुंचाता है वो तना छेदक और तना मक्खी है, स्टेम फ्लाई और स्टेम बोरर है, जो कि पौधे को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करें प्रजनन रीति की, ब्रीडिंग अप्रोचेस की, तो यहाँ पे ब्रीडिंग अप्रोचेस में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। आपका है उष्ण एवं उपोष्ण क्रमों में आपस में संकरण कराकर CSV2 यानी कि कोऑर्डिनेटेड सोरघम वैरायटी 2, CSV3, CSV4, CSV5, CSV6 एवं CSV7, जिसकी औसत उपज 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही है। अब बात करते हैं दूसरा उष्ण का क्रॉस शीतोष्ण क्रमों में संकरण से प्राप्त लाइन में संकरण। तो यहाँ पे CSV8R जो कि रबी मौसम के लिए, CSV10, CSV11, CSV12, इसके अलावा अन्य विमोचित किस्में हैं जिनकी खेती बहुतायत से की जाती है। तो SS84, DSV3, CSV15, सिलेक्शन SEL13 इसका मतलब सिलेक्शन है, ठीक है। HC6 चारे के लिए, JJ938। फिर बात करते हैं आपका संकर किस्मों यानी कि हाइब्रिड वैरायटी की।
तो खरीफ के लिए संकर किस्में CSH1 यानी कि कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड 1, ये प्रथम संकर ज्वार है। CHS2, CHS3, CSH4, CSH5, CSH6, CSH9, CSH10, CSH11। इसके बाद बात करें रबी के फसल के लिए संकर किस्मों की, तो CSH7, CSH8, CSH2R और CSH13 यानी कि 13 रबी खरीफ दोनों के लिए है, और SPH634 और CSH15R। इसके अलावा हम चारे की बात करें तो चारे में मुख्य रूप से PCH106 किस्म का उपयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये आपका एक छोटा सा परिचय रहा आपके सोरगम का, यानी कि ज्वार का, जिसकी खेती किसान करते हैं और जिसका उपयोग मुख्य रूप से पशुओं में चारे के लिए किया जाता है, और इससे जो प्राप्त दाने होते हैं उसको पीसकर या दरिया के रूप में जानवरों को भी खिलाया जाता है अनाज के रूप में। और इसके अलावा बात करें तो भाई कहीं ना कहीं जहाँ पे गेहूं की फसल का उत्पादन नहीं होता है वहाँ पे इसको मुख्य रूप से खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ज्वार ही नहीं, बाजरे का भी इस्तेमाल होता है बहुत जगहों पे। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश में ही बात करें, आपके बुंदेलखंड विशेष तौर पे, यहाँ पे इसकी खेती बहुतायत से होती है, और ये आप सभी को पता है कि ये खरीफ फसल है। तो ठीक है, अब जल्द ही अगला वीडियो भी आपके सामने आएगा। फ़िलहाल इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ ही अगला वीडियो आपको भेजेंगे हम। अगला वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब नमस्कार।